नमस्ते। उपचारात्मक शिक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य तथा महत्व का वर्णन करें। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के संगठन का वर्णन करें। उपचारात्मक का अर्थ है उपचार शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। उपचार का अर्थ है इलाज करना। उपचार का कार्य निदान के बाद शुरू किया जाता है। निदान का शाब्दिक अर्थ है मूल कारण अथवा रोग जानना। किस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के रोग के जानने के कारण बाद जब रोगों के कारण जानने के बाद उसका इलाज करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसका उपचार करता है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्यक्रम है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह को किसी विषय या प्रकरण विषय से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु उपयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। निदानात्मक प्रक्रिया में छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान अर्थात पता लगाया जाता है। कठिनाई एवं कमजोरी के निदान के पश्चात उसके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के दो प्रकार की कमियों से संबंधित बुरी आदतों की उपस्थिति, अच्छी आदतों की अनुपस्थिति। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार है। पोकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, पेशे से बालकों को हीन भावना से बचाना तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा के स्तर को उत्पन्न करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान करवाकर पढ़ने हेतु प्रेरित करना, अलग लाने तथा तुतलाने वाले बालक की समस्या दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों की मानसिक उलझनों को सुलझाना, छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को विकसित करना, छात्रों की दूषित मनोवृत्ति एवं आदतों को समाप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व इस प्रकार। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी को हीन भावना से बचाता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थी की विषय में रुचि बढ़ती है। छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इस शिक्षण द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का संगठन। उपचारात्मक शिक्षण का संगठन निम्नलिखित रूपों में पूरा किया जाता है जो इस प्रकार है। कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण के उपचारात्मक शिक्षण से पूरी कक्षा को लाभ प्राप्त होता है। कक्ष में वांछित अनुभवों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षार्थी कठिनाइयों और कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है जिसको अधिगम संबंधी कठिनाई है। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का अच्छी तरह निराकरण कर उसकी क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास किया जाता है। जो सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में विद्यार्थियों को समूह में बांटकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। एक समूह में शामिल विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों को तथा कमजोरियां अलग हुई जैसी होती। उदाहरण स्वरूप भाषा सीखने में आने वाली कठिनाइयों के विद्यार्थियों का संपर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी तथा एवं अपने प्रयत्नों तथा विषय संबंधी द्वारा विशेष से अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों तथा कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करता है। विद्यार्थियों का यह कार्य व्यक्तिगत भी हो सकता है तथा सामूहिक भी हो सकता है। अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में उसकी सहायता करता है। अनौपचारिक शिक्षण। विशेष संबंधी कठिनाइयों को अनौपचारिक शिक्षण द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षण शैक्षिक भ्रमण, सामाजिक क्लब का संगठन, पाठ्य सामग्री क्रियाएं आदि होती है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के अनेक रूप हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्रों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने की प्रक्रिया शैक्षणिक निदान और कठिनाइयों को दूर करने के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाना उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों के भूतकाल में आई गलत सोच को भविष्य में रोकने का प्रयत्न किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है। उपचारात्मक शिक्षण का संगठन। कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण, पर्यवेक्षक ट्यूटोरियल शिक्षण और औपचारिक शिक्षण। अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम की अवधारणा एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अधिगम के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति का परिचय दीजिए। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा। अधिगम क्या है, हम कैसे सीखते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आकस्मिक ढंग से सभी दे सकते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों की दृष्टि से उनके ये उत्तर ठीक नहीं दिखाई पड़ते। अधिगम के अंतर्गत
मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक देश के रूप में स्पष्ट रूप से प्रमाणित और विस्तृत तथ्यों पर आधारित परिस्थितियों में काम करना चाहता है। वह जिस व्यक्ति के लिए भी तथ्य जुटाता है वह बड़े ध्यानपूर्वक प्रमाणित करता है। इसके पश्चात तथ्यों के सामान्यीकरण नियमों परिनियमों सिद्धांतों वैज्ञानिक विवरणों के निर्माणार्थ तथा अथवा अधिगम तथ्य अथवा अधिगम की व्याख्या करता है। वह यह सब एक वैज्ञानिक के रूप में करना चाहता है। शिक्षक भी यही का चाहता है, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य दूसरों के अधिगम को निर्देश करना अथवा दिशा प्रदान करना तथा शैक्षणिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। शिक्षक वास्तव में प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक होता है, जो कि अधिगम के चयन और सूक्ष्म सूझ के आधार पर परिस्थितियों को निश्चित करता है ताकि अधिगम द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ सीखना एक विस्तृत प्रक्रिया है। बालक अपने घर, परिवेश अथवा विद्यालय के माध्यम से जो कुछ सीखता है वह सब अधिगम के अंतर्गत आता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं असंतुष्टि दोनों विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ समय में कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने खाना खाने का ढंग औपचारिक रूप से सीखा है तो वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशल रूप से खाना खाएगा। जिस व्यक्ति ने खाने का ढंग औपचारिक रूप से नहीं सीखा, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। यह प्रगति और विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अधिगम की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। गेट्स वर्णन के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुड्सवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ हो सके उनसे विभिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों एवं ज्ञान एवं वृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के लिए नवीन तरीके सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अभिप्राय तत्व लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। सी मॉर्गन और उनके साथियों के अनुसार अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। सीखना मुख्यतः उद्दीपक और परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। सीखना उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्देशित करता है। सीखना व्यवहार में प्रगतिपूर्ण स्थानांतरण। सीखना सार्वभौमिक है। सीखने के कारण नई प्रक्रिया उत्पन्न होती है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सीखना उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सीखना उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन है। सीखना व्यवहार का संशोधक है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है जो अधिगम का स्वरूप अभ्यास, वातावरण, विधि पर निर्भर करती है। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। सीखने की क्रिया बालकों, वयस्कों के अभ्यास, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सीखने की क्रिया वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम सीखने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति के परिवर्तन लाए जाते हैं। रुचि सीखने का केंद्रीय तत्व है और अभिप्रेरण में रुचि उत्पन्न करने से संबंधित है। सीखने से पूर्व सीखने की उत्कृष्ट शिक्षा का जागृत होना महत्वपूर्ण है। सीखने की मात्रा, गति और उसका स्तर सीखने वाले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान का कौशल को अर्जित करने के साथ समाप्त नहीं हो जाती। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक परिस्थिति में जो सीखा जाता है उसे दूसरी परिस्थिति में भली भांति काम में लाया जाता है। अगर सीखने में कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति आगे होती रहती है और सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहती है। सीखना व्यवहार में संशोधन और परिवर्तन लाता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह उसके आत्मसात कर लेता है और इसकी अपनी प्रकृति और सीखने की सार्थकता के आधार पर लंबे समय तक याद रहता है। अतः सीखने की क्रिया मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण अथवा अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। संक्षेप में अधिगम की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। जो ये बिंदु अधिगम के लक्ष्य अथवा विशेषता भी हैं। अधिगम का कोई न कोई लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य की निश्चितता होती है तो अधिगम अर्थपूर्ण और प्रभावकारी होता है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया। अधिगम एक प्रकार की क्रिया है और यह अधिगमकर्ता पर निर्भर करती है। स्वचालित क्रिया के बिना कोई भी अधिगम संभव नहीं होता। अर्थात आपको कोई सिखा नहीं सकता, बल्कि आपको स्वयं सीखना होता है। अध्यापक तो आपकी सीखने की प्रक्रिया में सहायक बन सकता है। वह आपको सामग्री का उपयोग बता सकता है और प्रेरित कर सकता है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, आवश्यकता और लक्ष्य के अनुकूल सीखता है। अधिगम सामाजिक वातावरण में अनुकूल होता है। अधिगम व्यक्ति की गति ही नहीं बल्कि इसका सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि अधिगम व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण की प्रतिक्रिया के अनुकूल घटित होता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों के लिए होता है। अधिगम संपूर्ण
व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थितियों के लिए प्रक्रियात्मक पक्ष अधिगम एक इकाई है। व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में संपूर्ण परिस्थितियों के लिए प्रक्रिया करता है, न कि एक उद्दीपन के लिए। जब बालक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तौर पर मनोक्रिया करता है तो उसे प्रभावशाली प्रशिक्षण हेतु उसे अपने में निहित अनेकानेक परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ ही इस प्रक्रिया को उत्तम क्रियान्वित के लिए बाह्य पर्यावरण को भी मस्तिष्क में रखना आवश्यक होता है। अधिगम सृजनात्मक होता है। यह क्रियान्वित की नवीन विधि है क्रियान्विति की नवीन विधि है, क्योंकि इस प्रकार का वास्तविक अधिगम चयनित अनुक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यह अधिगम केवल सभी प्रकार के पूर्व ज्ञान अनुभवों का जोड़कर अथवा संयोजन नहीं, बल्कि अधिगमकर्ता के सभी अनुभवों और ज्ञान का सृजनात्मक संश्लेषण है। मानव अधिगम और पशु अधिगम में यही अंतर है। क्रो और क्रो के अनुसार मानव अधिगम निम्नलिखित मानसिक प्रतिक्रियाएं निहित रहती है: निर्देशन, लक्ष्य की ओर रुचि और अवधान होता है। व्याख्या, संबंधों का प्रतिबोधन, चयन, संबंधी अनुभवों का चयन, प्रत्यास्मरण, सूक्ष्म विश्लेषित अनुभवों का विज्ञान, संरचना, नवीन मानसिक शैलियों का निर्माण, आलोचना, समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन, परिवर्तन, अधिगम का स्थानांतरण संभव है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत का विवेचन कीजिए। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की अवधारणा का स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं एवं शैक्षिक निहितार्थ बताइए। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत व्यवहारिकतावादी की मान्यता है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रणालियों में अधिगम की क्रिया के बहुत से रूपों की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। इसके पूर्व कारण यह सिद्धांत सरलतम स्तर पर सीखने का वर्णन करता है। यह हमारी प्रारंभिक उपलब्धि होती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि संबंध सिद्धांत में जो से कुछ सभी प्रकार से सीखने के लिए जरूरत होती है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध होना सीखना है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूपी मनोविज्ञान पावलोव है। सिद्धांत का मनुष्य प्राणियों में से मूल रूप से प्रतिक्रिया तथा प्रवृत्ति निहित होती है, जो कि सही उत्तेजक द्वारा क्रियाशील हो जाती है। इसे प्राणी पर्यावरण में किसी उत्तेजित की उपस्थिति में अनुक्रिया जरूरत करते हैं अर्थात आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के कारण उत्तेजना और क्रिया में संबंध स्थापित हो जाते हैं। अतः इसे ही अधिगम कहते हैं। जैसे भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक हो जाता, लार का स्रावित होना यह भोजन का एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक उत्तेजक है और उसकी लार का स्रावित होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यदि स्वाभाविक उत्तेजक के साथ कोई कृत्रिम अथवा प्राकृतिक उत्तेजक भोजन के साथ घंटी का बजाना भी कई बार प्रदान किया जाए तो कृत्रिम उत्तेजक का संबंध स्वाभाविक उत्तेजक के साथ स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप कई दिन वो पश्चात भोजन के संपर्क में आए बिना घंटी के आवाज पर खुद ही कुत्ता लार स्रावित करने लगता है। इस प्रकार अस्वाभाविक अथवा कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके संदर्भ में लैंडल ये शब्द बड़े स्पष्ट है। अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उत्तेजक कृत्रिम उत्तेजक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उपयुक्त उदाहरण के संबंध में अनुकूलन की प्रक्रिया को अग्रांकित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। अनुबंध से पूर्व की स्थिति अस्वाभाविक उत्तेजना, घंटी की आवाज़, स्वाभाविक आवाज़, भोजन अनुक्रिया, कान का उत्तेजित होना, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंध को हो जाने पर स्थिति अस्वाभाविक उत्तेजना, घंटी के बाद स्वाभाविक उत्तेजना, भोजन अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, लार का स्रावित होना, स्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव का प्रयोग के अंतर्गत पावलोव एक कुत्ते को रोजाना निश्चित समय पर भोजन देता था। भोजन को देखते कुत्ते की लार स्रावित होने लगी। कुछ प्रयासों के पश्चात भोजन स्वाभाविक उत्तेजक देने से पूर्व घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक बजाई जाने लगी और उससे कुत्ते के मुंह में लार स्रावित स्वाभाविक प्रक्रिया होने लगती थी। पावलोव ने कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर लार स्रावित करने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को घंटी बजाने के अस्वाभाविक उत्तेजक से जोड़ने दिया। भोजन स्वाभाविक उत्तेजक और घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों उत्तेजकों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण कुत्ता और लार स्रावित करने की प्रभावी क्रिया करने लगता है। इसके पश्चात पावलोव ने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई की आवाज़ सुनते कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगी। अब घंटी बजने और स्वाभाविक उत्तेजक और लार स्रावित स्वाभाविक प्रक्रिया पर संबंध स्थापित हो गया। इस तरह स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति होने लगे। व्यवहारवादियों के मतानुसार अधिगम इस
प्रक्रिया के आधार पर घटित होता है। अतः इस प्रकार का सीखना अनुबंधन अधिगम कहलाता है। रेनर और तथा वाटसन का प्रयोग रेनर तथा वाटसन ने भी जो पवलोव की भांति प्रयोग किया। वाटसन ने एक वर्ष बालक को लिया जो कि शैशवावस्था में बालों वाले जानवरों से भयभीत नहीं होता था और खरगोश से खेला करता था। एक बार बालक और खरगोश के साथ खेलते समय अकस्मात भयानक आवाज़ की गई। फलस्वरूप बालक भयभीत हो गया। इस क्रिया की गई बार आवृत्ति की गई। यह भयानक आवाज़ उसी समय की जाती थी जब बालक जानवरों के साथ खेल रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि आवाज़ की अनुपस्थिति में भी बालक बालों वाले जानवरों से डरने लगा। इसके स्पष्ट है कि आवाज़ का स्वाभाविक उत्तेजक जिससे भय उत्पन्न होता था बालों वाले कुछ जानवरों को देखकर नियंत्रित किया गया। इस प्रयोग द्वारा जानकारी मिलती है कि बालक अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधन से ही सीखते हैं। बालक में भय, घृणा, प्रेम अथवा आदतों का विकास अनुबंधन के फलस्वरूप ही होता है। पवलोव के सिद्धांत की विशेषताएं। पवलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस विशेषताओं को सिद्धांत के प्रमुख तत्व के रूप में भी जाना जाता है। तात्पर्य यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रियाशील का या तत्पर होता है तब वह खूबी सीखता है, नहीं डरता। इस प्रयोग के द्वारा छात्रों को भय से दूर किया जा सकता है। सहसंबंध के सिद्धांत पर बल। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर बल देता है जिसका लाभ बालक को शिक्षा देते समय उठाया जा सकता है। अच्छी आदतों का विकास अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अधिगम में स्थायित्व पुनरावृत्ति सीखने की क्रिया का एक प्रमुख कारक है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करती है। पुनर्बलन के सिद्धांत पर बल। सही कार्य करने पर पुरस्कार देता है एवं गलत कार्य करने पर दंड बिना पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। यह दंड पुरस्कार की प्रक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पर ही आधारित है। सदाचार की भावना का विकास। इस सिद्धांत के साथ बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास भी किया जा सकता है। चिंतन की आवश्यकता नहीं। इस सिद्धांत की सहायता उन विषयों के सीखने के लिए विशेष रूप से ली जाती है इसमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती, जैसे कि सुख लेखा और अक्षर विन्यास का अभ्यास, प्रत्येक सूक्ष्म प्रत्ययों का स्पष्टीकरण, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है जिससे बालक सूक्ष्म प्रत्ययों को भी आसानी से समझ लेता है। मानसिक समस्याओं का समाधान। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों का इलाज इस अनुबंधन प्रक्रिया से आसानी से किया जा सकता है। विशेषकर इस भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित है। सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी क्रियाशीलता द्वारा सीखता है। यदि कुत्ते में लाड़ शराबित करने की क्रिया न होती तो वह नहीं सीख पाता। शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण में क्रिया द्वारा सीखने की आदतों को अपनाए। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर जोर देता है। शिक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। बाल्यावस्था में बालक की निकाय क्रियाएं किसी वस्तु विशेष से संबंध स्थापित कर लेती है और वयस्क होने पर भी बनी रहती है। जैसे बालक में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति रुचि और भय आदि उत्पन्न होता है तो बड़े होने पर भी बालक उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तब वह अभिभावकों तथा शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे बालकों को सदा अच्छी आदतें सिखाने हेतु संबंधीकरण का उपयोग करें। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया के लिए पुनरावृत्ति को विशेष प्रभाव देता है तो शिक्षकों को तथा पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार पुनर्बलन का सिद्धांत। यदि कोई छात्र वास्तव में अच्छा कार्य करता है तो उसे अवश्य ही पुरस्कृत करके उसे कार्यों को पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। यदि यह विधि अच्छी आदतों के निर्माण और बुरी आदतों को बदलने में सहायक होती है। इस विधि का उपयोग द्वारा सब भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार संभव है। अनुशासन के स्थापनार्थ दंड और पुरस्कार का सिद्धांत विधि पर आधारित है। व्यवसाय के सीखने के लिए यह सिद्धांत बड़ा उपयोगी है। बाल खुशी से माँ का शब्द का उच्चारण करता है। इस शब्द का बार बार उच्चारण करता है। इसके इस उच्चारण को सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है, उसके पास जाती है। इस शब्द के बार बार उच्चारण आदि से हमारा शब्द का अर्थ सीख जाता है। यह विधि बालकों में समाजीकरण तथा पर्यावरण में समायोजन करना सिखाने में सहायक होती है। सोचने समझने की क्रिया मुक्त कार्यों अथवा विषयों को सीखने या सिखाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण में श्रव्य सामग्री का उपयोग इस सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत की आलोचना। पावलोव के सिद्धांत की आलोचना तथा सीमाएं निम्नलिखित है। यह सिद्धांत सभी प्रकार के अधिगमों की व्याख्या करने में असमर्थ है। यह सिद्धांत उच्च विचार और तर्क पर आधारित सीखने और सिखाने की क्रिया पर प्रकाश डालने में असमर्थ है। यह सिद्धांत समग्रीकृति की भी आलोचना करता है। इसके अनुसार सीखना किसी लक्ष्य की ओर निर्देशन करने की क्रिया है। क्रिया के अंतर्निहित तत्वों में आपसी संबंध स्थापित होना इस क्रिया का प्रमुख गुण है। अनुक्रिया का सिद्धांत इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि परिस्थितियों के तत्वों को आपस में अनुबंधन जरूरी है। कोई भी संबंधितता उस समय तक संभव नहीं
जब तक कि यह संबंध उपस्थित न हो। शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसके उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए। शिक्षण का अर्थ और अवधारणा। प्रत्येक राष्ट्र का अपना जीवन दर्शन होता है, एक राष्ट्रीय आदर्श होता है, उसके अनुरूप ही उसका शिक्षा दर्शन भी होता है। इस शिक्षा दर्शन पर आधारित जब उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली होती है तभी उसके अनुरूप नागरिक का निर्माण होता है। प्रश्न यह उठता है कि किस शताब्दी में वैज्ञानिक और सुख सुविधाओं और वह आज की समस्या आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित शिक्षा प्रणाली को कैसे क्रियान्वित किया। जहाँ तक सीखने का संबंध है, सीखना एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है तथा मानव अपने अनुभवों से क्षण प्रति क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है, किंतु अध्यापक उसमें सीखने की रुचि उत्पन्न करता है, समय समय पर मार्गदर्शन करता है जिससे छात्र यह विषय ग्रहण करने का कौशल विकसित हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा जगत में शिक्षा के साथ साथ शिक्षण का महत्व भी जुड़ा है। आमतौर पर शिक्षण का सामान्यतः अर्थ बालक को शिक्षा के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है, किंतु शिक्षण मात्र यहाँ तक ही सीमित नहीं। शिक्षण के अनेक अर्थ हैं जिन्हें हम क्रमशः निम्नवत समझ सकते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षण प्रणाली के रूप को शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिया जा सकता है, जिसमें निश्चित समय, निश्चित विधियों, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख तथा पालक का स्थान कौन हो जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्तित्व सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यह प्रक्रिया चित्र युक्त और संप्रयोजन होती है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है। रायबर्न ने भी शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। रायबर्न के अनुसार शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु है: शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय। शिक्षक इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होता है। अतः यह अंतःक्रिया किसी न किसी विषय पर आधारित होता है। अतः अंतःक्रिया के 3 प्रमुख होते हैं: शिक्षक, समाज अथवा पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। पाठक तथा त्यागी के अनुसार शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन, व्यवसाय से अपने वातावरण के अनुकूल करने के लिए या जीवन शिक्षण प्राप्त होता है। शिक्षण व्यवहार अनुसार शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक देश में उसकी शासन प्रणाली से प्रभावित होती है और उसके अनुसार ही इसका अर्थ भी अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था के अनुसार बदल जाता है। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ है। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मुखिया की इच्छाओं को महत्व दिया जाता है तथा प्रजातंत्र की इच्छाओं का दमन किया जाता है। इसी प्रकार एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा विद्यार्थी का गौण होता है। इन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं, अभियोग्यताओं की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिए बिना भी शिक्षक विषय को जबरदस्ती छात्रों पर थोपने का प्रयत्न करता है या शिक्षक के परंपरागत सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी धारणा यह है कि यह सदस्यों में कार्य करने की क्षमता तथा आदर्शों के पालन की क्षमता को ही मानता है। यह उनकी मौलिक क्षमता को विकसित नहीं होने देता और न ही किसी प्रकार की आलोचना में उसे भाग लेने देता है। कैनेडी के द्वारा प्राचीन और मध्यकाल की शिक्षण कला के विषय में कहा गया। प्राचीन समय में बालकों को बहुधा केवल ज्ञान ग्रहण करने के लिए पात्र समझा जाता था। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता था। ऐसा न करने पर प्रायः दंड दिया जाता था। इससे उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन हो जाता जो प्रकृति उनको अपने विकास के लिए देती थी। शिक्षण का यही रूप हमें एक तंत्र शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ एक शासन व्यवस्था में प्रजा की इच्छाओं को महत्व दिया जाता है तथा इसकी यह धारणा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता व मौलिकता होती है, अतः उसको विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है। इसमें शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख तथा शिक्षक का स्थान कौन होता है, यह मानवीय संबंधों पर बल देता है तथा शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एन.एल. गेज ने दोनों के पारस्परिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार शिक्षण के प्रकार से पारस्परिक अंतःक्रिया जिसमें एक दूसरे की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास करने का लक्ष्य प्रमुख रूप से होता है। इस अवस्था में शिक्षक
छात्रों का पथ प्रदर्शक होता है। इसमें स्वतंत्र अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा शिक्षक के उत्तर की सीमा भी कर सकते हैं। एडमंड एमिडन 1967 के ने प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहा, शिक्षण को अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक तथा छात्रों के मध्य परिचालित होते हैं। कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। हस्तक्षेपरहित शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में शिक्षण का अर्थ यह शिक्षण के आधुनिकतम अर्थ को स्वीकार करती है। इसमें शिक्षक का स्थान मित्रवत होता है। यह विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जो अपूर्ण होती है अथवा उसमें बाधाएं होती है। विद्यार्थी उनको पूरा करके बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों में सृजनात्मकता के विकास में सहायता मिलती है। इसके अनुसार शिक्षण बाल केंद्रित होता है। रूसो ने भी कहा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना पड़ता है। इस व्यवस्था में बर्टन द्वारा दी गई परिभाषा अनुकूल होती है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, प्रदर्शक, पथ निर्देशक और प्रोत्साहन है। शिक्षण की परिभाषा शिक्षण एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की विभिन्न परिभाषाएं दी जिनमें शिक्षण के अलग अलग पक्षों पर बल दिया गया है। कतिपय शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। योकुम और सिम्पसन। शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। पीओ स्मिथ। शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। सी मॉरिसन। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संबंध है जिसका प्रारूप पिछड़ा व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। जॉन ब्रूवेकर। शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिसमें अंतराल तथा बाधाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता है। हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग। शिक्षण एक प्रकार का अंतर व्यक्तित्व भाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्लार्क। शिक्षण एक वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप में परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिस छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षण एक जटिल सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसका संबंध शिक्षण तथा शिक्षार्थी दोनों से है। इसमें दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 4 बिंदु सम्मिलित है: शिक्षण और तथा शिक्षार्थी। शिक्षण की प्रक्रिया अथवा स्वरूप। द नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण को कला तथा विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। स्पेंटन ने शिक्षा को कला कहा है। टीचिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज एन आर्ट। शिक्षण को कला के रूप में स्वीकार करने की झलक हमें प्राचीन दृष्टिकोण से मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण को विज्ञान माना गया है क्योंकि विज्ञान की तरह इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जा सकता है। नवीनतम शिक्षण तकनीकों के विकास से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण की प्रकृति में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित है: शिक्षण सीखना है अथवा सिखाना है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में अभिवृद्धि एवं विकास करना है। शिक्षण संबंध स्थापित करना है। छात्र से विषय के ज्ञान से एक विषय से शिक्षण विधि से जीवन दर्शन से परिणाम से सूचना देना है। शिक्षण सूचना देना है। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शक है। शिक्षक कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण शिक्षार्थी की सृजनात्मकता का विकास करता है। शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षण प्रेरणा है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। इसका संबंध शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन से है। इसके द्वारा वांछित परिवर्तन समवैज्ञानिक परिवर्तन लाए जाते हैं। स्वयं स्वभाव नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के कारण शिक्षण एक विकासात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया या औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की विधियों से संभव है। शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया शिक्षण में भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। यह एक तार्किक क्रिया शिक्षण से लेकर अनुदेशन तथा शिक्षण एक सतत प्रक्रिया शिक्षण का मापन किया जाता है। अच्छे शिक्षण की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाना चाहिए। शिक्षण एक पूर्ण कार्य को निदानात्मक शिक्षण, मध्य कार्य को उपचारात्मक शिक्षणोपरांत कार्य को मूल्यांकन का सोपान भी क्रम से कहा जा सकता है। इससे अनुग्राहित सामग्री में अंग्राहित सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है।
शिक्षण के सोपान शिक्षण पूर्व कार्य निदानात्मक सोपान उद्देश्यों का निर्माण विषय वस्तु के संबंध में निर्णय लेना विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के आदर्श और शैलियों के क्रम अनुसार आयोजित करना शिक्षण विधि का वितरण करना शिक्षण या प्रयोग शिक्षण माध्यम कार्य उपचारात्मक सोपान कक्षा का सूक्ष्म सर्वेक्षण विद्यार्थियों का निदान शिक्षा कार्य या उपलब्धि या प्रक्रिया प्रेरक वस्तुओं का चयन प्रस्तुतिकरण शिक्षण विधियों का चुनाव शिक्षण विधियों का उपयोग पुनर्बंधन देना परीक्षणोपरांत कार्य मूल्यांकनात्मक सोपान व्यवहार में आए परिवर्तनों के सही आयामों को प्रभावित करना मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का प्रयोग शिक्षण विधियों में परिवर्तन शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आमतौर पर निम्नलिखित कारक शिक्षण को प्रभावित करता है पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण संस्था का वातावरण कक्षा में समयगात्मक गतिविधि छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक स्तर व्यक्तिगत विभिन्नताएं अध्यापक का व्यक्तित्व उपलब्ध भौतिक साधन पाठ्यक्रम छात्रों एवं शिक्षकों को मूल्यांकन और अपनी उपलब्धियों का ज्ञान शिक्षक क्रिया का नियोजन शिक्षण के उद्देश्य स्मिथ ने शिक्षण को प्रभावित करने वाले चारों तथा उनकी क्रियाओं को निम्नलिखित रूप में बताया चार का वर्गीकरण स्वतंत्र शिक्षक भाषागत व्यवहार कार्यगत व्यवहार अभिव्यक्ति मध्यस्थ छात्रगण स्मृति आत्मविश्वास आवश्यकताएं मानसिक क्रियाएं परतंत्र छात्रगण भाषागत व्यवहार कार्यगत व्यवहार अभिव्यक्ति। थैंक यू।